मेरी मुश्किल यह है कि हेलो, फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। मेरी मुश्किल यह है कि अभी जो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन है ना, सूचना क्रांति, वो अभी दिल्ली से यूपी तक नहीं पहुंची है। अगर थोड़ा सा और अंदरूनी इलाके में रहता, तो शहर में हूं तब यह हाल है कि कनेक्शन नहीं मिल रहा है। पहले सोचा था एक ही बार बात होगी, फिर जो हमारे मित्र हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, मुकेश मानस जी, उन्होंने कहा कि सर इंतजार कर रहे हैं। और मुझे बड़ा खराब लगा। मुझे लगा कि अरे इतना सीनियर प्रोफेसर ये बात कह रहा है तो कुछ चल के बात की जानी चाहिए। अंतर ये था कि सुबह बात करेंगे, लेकिन ये जो आज की अभी की बातचीत है, ये मुकेश मानस जी के लिए खासतौर पर, उनके कहने से। हम लोग टेलीविजन के और खासतौर पर सीरियल की कल्चर से जुड़े हुए पहलुओं पर बात कर रहे थे, और हमने ये बात भी रखी आपके सामने कि पिछली बार कि किस तरह से वो कल्चर तरह तरह के जो है वो सांस्कृतिक रूपों को, आइडियोलॉजिकल रूपों को, राजनीतिक रूपों को निर्मित करती रही है और किस तरह की प्रॉब्लम उसने क्रिएट की हैं। उसी में मैंने एक बात बार बार रखी है, मैं फिर उसे रिपीट कर रहा हूं। हिंदी चैनल जब राष्ट्रीय प्रसारण के तौर पर सामने आए तो हिंदी चैनलों को राष्ट्रीय प्रसारण की संज्ञा दी गई, जबकि हिंदी के चैनलों को राष्ट्रीय प्रसारण की संज्ञा न देके क्षेत्रीय चैनल कहा जा सकता था, लेकिन कहा गया राष्ट्रीय चैनल। बंगला के, तमिल के, मराठी के, तेलुगु के, ये सब चैनल क्या हुए? ये सब क्षेत्रीय हो गए। तो एक अजीब किस्म की दुविधा इस जो स्ट्रक्चर है इसका उसमें है, और उसमें प्रॉब्लम भी है। उन प्रॉब्लम्स का एरिया सीरियल भी है, उन प्रॉब्लम्स का एरिया समाचार भी है। एक सवाल मैं रख रहा हूं छोटा सा, जिस पर आप सोचें। मेरे जहन में बहुत दिन से है ये, मैंने इस बात को कई बार वैसे भी कहा है, फिर भी मैं रख रहा हूं यार के लिए, कि हिंदी का जो मीडिया है, सीरियल्स हैं या सिनेमा है, आप सोच के देखें कि पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में कहीं इसका उत्पादन केंद्र नहीं है। जो मेजर उत्पादन केंद्र हैं हिंदी सीरियल्स के, जो मेजर उत्पादन केंद्र है हिंदी सिनेमा के, वो हिंदी क्षेत्र के बाहर हैं। क्यों? ऐसी कौन सी वजह है कि हिंदी के ये जो सांस्कृतिक प्रोडक्ट हैं, सीरियल और फिल्म, इनके उत्पादन केंद्र हिंदी भाषी क्षेत्र में विकसित नहीं हो पाए? यह दिक्कत बंगला के साथ तो नहीं है। बंगला के जो चैनल सीरियल्स बनते हैं, जो बंगला के जो सिनेमा बनता है, उसका जो उत्पादन केंद्र है वो बंगाल है। तमिल का जो सिनेमा बनता है उसका उत्पादन केंद्र, और सीरियल बनते हैं उसका उत्पादन केंद्र तमिलनाडु है। लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र में जो सीरियल बनते हैं हिंदी विषय पर, हिंदी भाषा में, हिंदी में जो सीरियल बनते हैं, हिंदी में जो सिनेमा बनता है, उसका उत्पादन केंद्र हिंदी भाषी क्षेत्र कहीं नहीं है। जो मेजॉरिटी प्रोडक्शन है वो कहां तैयार होता है? वो हिंदी भाषी क्षेत्र के बाहर। क्यों? क्या ये हिंदी भाषियों के लिए ये अपने आप में सोचने वाली चीज नहीं है, चिंता की चीज नहीं है? क्या हिंदी भाषी क्षेत्र की सरकारों के लिए चिंता की चीज नहीं है और सोचने वाली चीज नहीं है? तमिल का, तेलुगु का, मराठी का, मलयालम का,
कन्नड़ा का जो सीरियल उत्पादन है वो उन्हीं के राज्यों में होता है, वहां उसकी संरचनाएं हैं, स्टूडियो हैं। लेकिन हिंदी के अधिकतर चैनल जो सीरियल प्रस्तुत करते हैं, जो हिंदी का सिनेमा आता है, उसका जो प्रोडक्शन सेंटर है वो कहां है? बॉम्बे। अब ये मत कहो कि बॉम्बे चूंकि आर्थिक राजधानी है, तो आर्थिक राजधानी है तो तमिल वालों को क्या पैसे की जरूरत नहीं होती? बंगला वालों को पैसे की जरूरत नहीं होती? क्षेत्रीय भाषा नहीं होती? कोई बड़ी वजह है जिसकी वजह से हिंदी भाषी क्षेत्र में कहीं पर भी हिंदी के सीरियल्स और हिंदी के सिनेमा के उत्पादन केंद्र नहीं। और हमने इसकी वजह जानने की कभी कोशिश नहीं की, इस पर बहस नहीं की, सरकारों पर दबाव नहीं डाला और सरकारों को मजबूर नहीं किया। हिंदी भाषी क्षेत्र की सभी सरकारें, इंक्लूडिंग दिल्ली की सरकार, जिसमें कि अधिकतर प्राइम मिनिस्टर हिंदी भाषी क्षेत्र से ही हुए हैं, वे ये इंश्योर करने में असफल रहे कि हिंदी के जो प्रोग्राम हैं वे प्रोग्राम हिंदी भाषी क्षेत्र में तैयार हों। एक खाली डीडी को छोड़ दें, डीडी के प्रोग्राम जरूर हिंदी भाषी क्षेत्र में तैयार होते हैं। लेकिन जो सीरियल्स हैं वो कहां बनते हैं? अधिकतर सीरियल्स जो डीडी पर भी दिखाए गए वे बनते हैं हिंदी भाषी क्षेत्र के बाहर, वहां है उनके उत्पादन केंद्र। मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है। ये हिंदी भाषी क्षेत्र के बारे में अपने आप में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि यहां पर इसके जो मास मीडिया के जो प्रोडक्ट हैं, जिसमें सीरियल सबसे बड़ा प्रोडक्ट है, फिल्म दूसरा बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, इन दोनों प्रोडक्ट्स का जो उत्पादन है वो हिंदी भाषी क्षेत्र में और निर्माण की प्रक्रिया हिंदी भाषी क्षेत्र में संपन्न नहीं होती। संपन्न कहां होती है? संपन्न होती है हिंदी भाषी क्षेत्र के बाहर। बंबई जाएंगे, नहीं तो तमिलनाडु जाएंगे, नहीं तो हैदराबाद जाएंगे, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र में कोई जगह नहीं है। तो ये अपने आप में हिंदी भाषी क्षेत्र की ये जो सांस्कृतिक दरिद्रता है, ये उसका सूचक है। इस दरिद्रता के बावजूद हेकड़ी देखिए आप, हिंदी राष्ट्रीय भाषा है और हिंदी के चैनल जो है वे राष्ट्रीय चैनल हैं। हिंदी के चैनल राष्ट्रीय चैनल क्यों होंगे? वो क्षेत्रीय चैनल क्यों नहीं होंगे? भाषाई क्लासिफिकेशन में, भाषाई वर्गीकरण में चैनलों के गया कि हिंदी राष्ट्रीय चैनल होंगे और बंगला के क्षेत्रीय चैनल होंगे, तमिल के क्षेत्रीय चैनल होंगे। ये अपने आप में एक मुश्किल जगह है जहां के जिसने कि सारी टकराहट की संभावनाएं पैदा की। टेलीविजन कल्चर में और सीरियल के कल्चर में एक और बड़ी टकराहट है और बड़ा टेंशन का एरिया है, और वो समाज में भी है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि हिंदू कैसे हैं या हिंदू कैसे थे? ये तो आइडेंटिटी का प्रश्न है ना। हिंदू कैसे हैं या हिंदू कैसे थे, अगर इसे वर्तमान में खोजा जाए तो समझ में भी आती है बात। वर्तमान में जब आप दाखिल होंगे तो अस्मिता की खोज कर सकते हैं कि हिंदू कैसे हैं। जाहिर है कि हिंदू एक जैसे नहीं है। हिंदुओं में भी अनेक किस्म के हिंदू हैं। तो हम ये कैसे कहें कि हिंदुओं की कल्चर, हिंदुओं की संस्कृति, हिंदुओं की सभ्यता का अगर आपको अध्ययन करना है और उसकी आइडेंटिटी का अध्ययन करना है तो आप अतीत में जाओ, नॉस्टैल्जिया में जाओ, रामायण में जाओ, महाभारत में जाओ।
क्या अतीत के काव्यों के जरिए अस्मिता का अध्ययन संभव है? क्या महाकाव्य के जरिए अस्मिता का अध्ययन संभव है? रामायण एक महाकाव्य है। मैं चाहूं या ना चाहूं, मैं मानूं या ना मानूं, वो महाकाव्य है। लेकिन टीवी में जो दिखाया जा रहा है वह महाकाव्य नहीं है, वह टेलीविजन का महाकाव्य है। टेलीविजन में जो रामायण दिखाई जा रही है वह एपिक नहीं है, वह सीरियल की स्क्रिप्ट है जो किस्तों में लिखी गई है और किस्तों में फिल्माई गई है। सीरियल के बारे में सवाल कर सकते हैं, लेकिन महाकाव्य के बारे में सवाल नहीं कर सकते। महाकाव्य में जो लिखा गया है वह जैसा है वैसा ही आपको मानना पड़ेगा। अब देखिए, दिल लगी, देखिए, हमारे जिहन में यह चीज भरी हुई है कि ये जो रामायण और महाभारत दिखाए जा रहे हैं ये वही एपिक हैं, वही महाकाव्य है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वह महाकाव्य नहीं है, ये टीवी सीरियल की स्क्रिप्ट है। उसमें रेफरेंस पॉइंट रामायण और महाभारत जरूर हैं, लेकिन ये एपिक नहीं है। टीवी एज ए मीडियम में वर्तमान काल में, जो आधुनिक काल है, इस आधुनिक काल में एपिक लिखे नहीं जा सकते। हिस्टोरिकली पॉसिबल नहीं है ये। रविन्द्रनाथ टैगोर तो महाकाव्य लिख नहीं पाए, निराला महाकाव्य लिख नहीं पाए, भारतेंदु हरिश्चंद्र महाकाव्य लिख नहीं पाए, बल्लतोल महाकाव्य नहीं लिख पाए। आधुनिक काल का कोई भी बड़ा लेखक महाकाव्य नहीं लिख सकता। तो रामानंद सागर और बी आर चोपड़ा कैसे महाकाव्य लिख लेंगे भाई? यह अनैतिहासिकता जो हमारे दिमाग में काम करती रही है, अभी भी है। तमाम पत्रकार, तमाम दोस्त, तमाम आलोचक, तमाम क्रिटिक जब रामायण पर लिखते हैं तो वे ये सोचकर नहीं लिखते कि रामायण और महाभारत टेलीविजन की स्क्रिप्ट है, ये सीरियल की स्क्रिप्ट है जो किस्त दर किस्त लिखी गई है और ये मांग पर लिखी गई है। यानी विज्ञापन कंपनियों की मांग है कि कितना चाहिए, स्क्रिप्ट उसी हिसाब से चलती है। स्क्रिप्ट कहानी के हिसाब से नहीं चलती। तो टीवी की स्क्रिप्ट या टीवी की कहानी, सीरियल की कहानी जो किस्त दर किस्त आनी है, और महाकाव्य, इन दो में बुनियादी फर्क है, जेनर का फर्क है। कैसे फर्क है, मैं एक नमूना ले रहा हूं आपसे। मसलन जो एपिक रचनाएं हैं, जो वे सारी की सारी एपिक रचनाएं 5वीं 6वीं शताब्दी के पहले लिखी गई हैं। संस्कृत साहित्य के इतिहास में 9वीं शताब्दी में एकमात्र नैषध चरित्र लिखा गया है, महाकाव्य। उसके 5वीं 6वीं शताब्दी के बाद में एपिक नहीं लिखे गए। बहुत कोशिश की लोगों ने, लेकिन क्योंकि एपिक लिखने की जो हिस्टोरिकल कंडीशन थी वे खत्म हो चुकी थी। और हमारे मीडिया ने और हमारे प्रोपेगेंडा ने हमारे जहन में यह उतार दिया कि अब जो सीरियल आने वाला है यह वही एपिक है, वही महाकाव्य है, उसी पर आधारित है उसका। लेकिन यह वह एपिक नहीं है, यह टीवी की स्क्रिप्ट है, यह सीरियल की स्क्रिप्ट है जिसे किस्त दर किस्त लिखा जाना है और लिखा गया उसे। मसलन एपिक में नायक जैसा है आपको वैसा ही मानना पड़ेगा, आप उसे बदल नहीं सकते। अगर रामचंद्र जी का कलर सांवला है या नीला है तो सांवला और नीला ही रहेगा, आप उसे पीला नहीं कर सकते। कृष्ण का रंग अगर काला है तो वो काला है,
आप उसे गोरा नहीं बना सकते, क्योंकि एपिक में जैसा चित्रण किया गया है, जैसा वर्णन किया गया है, वही आप मानने के लिए आवश्यक हैं और मजबूर हैं। आप उसे बदल नहीं सकते। यह एपिक की एक मिनिमम शर्त है। एपिक की मिनिमम शर्त है कि वहां अगर वल्कल वस्त्र पहनते थे तो वे वल्कल वस्त्र ही पहनेंगे, वे साड़ी नहीं पहन सकते, वे धोती नहीं पहन सकते। लेकिन आपके तो रामचंद्र जी बिल्कुल लगदग, सीता जी एकदम लगदग, एकदम चमकीली भड़कीली, ऊपर से दावा यह कि ये वही रामायण और ये वही रामचंद्र जी हैं। अरे नहीं, ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अगर हमें एपिक को डिपिक्ट करना है तो एपिक जैसा है वैसा ही डिपिक्ट करें, तब तो संभव है। लेकिन एडॉप्टेशन, जैसा कि मैंने पिछली बातचीत में कहा था कि टेलीविजन कल्चर का एक बड़ा हिस्सा है एडॉप्टेशन और क्रिएटिविटी। एडॉप्टेशन में एपिक को जैसा वो है वैसा ही चित्रित करना संभव नहीं है। एडॉप्टेशन में वह बदल जाएगा, उसका भाव बदल जाएगा, उसका रूपांतरण हो जाएगा। यहां जो चीज आती है वो रूपांतरित फॉर्म में आती है। ये मीडियम की अपनी विशेषता, ये सीरियल की विधागत विशेषता है। तो फिर ये दावा क्यों करते हो कि ये एपिक है? एपिक तो जैसा है वैसा ही रहेगा। एक छोटी सी बात कह रहा हूं, रामायण शुरू हो गई है ना, अब देखिएगा कितने दिन तक युद्ध कराते हैं। जब युद्ध होगा तब, अरे रामचरितमानस में युद्ध है ही नहीं कहीं। रामचरितमानस युद्ध की रचना नहीं है। खोजिए, आप मेरे कहने से जाके खोजिए कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में युद्ध पर कितनी पंक्तियां लिखी हैं, युद्ध के वर्णन पर कितनी पंक्तियां लिखी हैं। जब आप अतीत में जाते हैं ना, अतीत की रचना को आप अपने चित्रण के लिए एडॉप्ट करते हैं। अंग्रेजी आलोचना के एक बड़े आलोचक है रेमंड विलियम्स। रेमंड विलियम्स ने एक बड़ी काम की बात कही थी कि जब आप अतीत में जाते हैं तो आप अतीत में वही, ये जो सीरियल वाले, टेलीविजन वाले, तो वहां सेलेक्टिव ढंग से घुसते हैं, समग्रता में वो अतीत को नहीं देखते। अतीत में वे वही चीजें चुनते हैं जो वर्तमान को वैध बनाने के लिए जरूरी हैं। उन्हीं चीजों पर वे बल देते हैं और जोर देते हैं जो वर्तमान के यथार्थ को वैध बनाने में मदद करे। वर्तमान का यथार्थ किससे संचालित हो रहा है? जंगल से? जी नहीं, जंगल और पर्यावरण की कोई समस्या नहीं है रामचरितमानस का, जो ये रामायण चरित्र जो सीरियल दिखाया जा रहा है इसमें। ये तो एकदम पर्यावरण विरोधी है। आप दिखा रहे हैं रामचरितमानस, दावे के साथ कह रहे हैं कि रामचरितमानस पर आधारित है, और भी दूसरी रामायणों का इसमें इस्तेमाल किया गया है, लेकिन राम कथा महत्वपूर्ण है। वर्णन किसका है? चित्रण किसका है? आंखों के सामने कौन सी चीज घूम रही है? गिनती कीजिएगा मेरे कहने से, तो गिनती कीजिएगा कि किस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। लिस्ट लगाइएगा कल से। वस्तुओं के बाजार में वस्तुओं की बिक्री के लिए एक इफेक्टिव उपभोग का मीडियम तैयार किया गया है, और उसी की जरूरतों के हिसाब से इसके कहानी और पात्रों के साज सजावट की व्यवस्था की गई है। अरे कि कैसे हिंदू हैं भाई और कैसे लेखक हैं।
अरे जब धातु ही नहीं खोजी गई थी, जिस युग में हमने कभी ध्यान से देखा ही नहीं कि सिंहासन भी था राजा के पास, हमने देखा ही नहीं कि राजा के पास गहने भी थे और रानी के पास गहने भी थे, साड़ी नाम का उपकरण पैदा नहीं हुआ था, लेकिन आपके यहां साड़ी है। अतीत के आख्यान को आप किस चीज में लपेट कर पेश कर रहे हैं? आपकी जरूरतें क्या हैं? आपको नॉस्टैल्जिया के तौर पर एक पुराना मध्यकालीन आख्यान चाहिए और आपने चुन लिया है उसे। अच्छा, आप एक चीज और बताइए मुझे, पहले आप रामायण देख चुके हैं, अभी आपने शुरू कर दिया है देखना, बाद में कभी लिख दीजिएगा, मैं पढ़ लूंगा आप लोगों की जो फेसबुक में मेरे दोस्त हैं। रामानंद सागर की सहानुभूति किसके साथ है रामायण सीरियल में? रामचरितमानस में तुलसीदास की सहानुभूति घोषित है। तुलसीदास की सहानुभूति दशरथ के साथ नहीं है। तुलसीदास की सहानुभूति दशरथ का जो संयुक्त परिवार है उसके साथ नहीं है। सहानुभूति राम और सीता, इनका जो एकल परिवार है, इसके साथ सहानुभूति है। तुलसीदास की सहानुभूति दशरथ के साथ और उसके संयुक्त परिवार के साथ नहीं है। आज से 500 साल पहले एक लेखक यह चीज कंसीव करता है, एक कॉन्सेप्ट सामने रखता है कि अगर मुझे संयुक्त परिवार और एकल परिवार में से चुनना हो, मेरी सहानुभूति किसके साथ हो, तो मेरी सहानुभूति एकल परिवार के साथ है। और यहां देखते जाइए, अभी मैं तो देख नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास टीवी नहीं है, नहीं तो मैं बताता आपको, अच्छी बात है। मैं सिर्फ जो आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि रामचरितमानस एक अलग एपिक है, उसका एक अलग नजरिया है। वहां जो चीजें हैं वो एकदम निष्पन्न कला रूप में चित्रित की गई हैं। वहां जो कुछ जैसा भी लिखा गया है, आप वहां उसे स्वीकार करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहां तो सवाल खड़े होंगे, यहां ये सवाल खड़े होंगे कि सीता इतनी महंगी साड़ी क्यों पहने है। एक अन्य चीज जो कि मुझे लगता है कि जिस पर आप लोग बेहतर ढंग से सोच सकते हैं, वो ये कि क्या ये जो नॉस्टैल्जिया है अतीत का, क्या इसके आधार पर आइडेंटिटी बनाई जा सकती है, या जो अतीत का साहित्य, मध्यकालीन साहित्य, एंशिएंट पीरियड का साहित्य, क्या इसमें आइडेंटिटी खोजनी चाहिए? प्लीज इसमें आइडेंटिटी मत खोजिए। वहां आइडेंटिटी खोजी नहीं जा सकती, वो हिस्टोरिकली संभव नहीं है। अस्मिता के प्रश्न आधुनिक काल के साहित्य के प्रश्न है, अस्मिता के प्रश्न मध्यकाल के प्रश्न नहीं है। इसलिए जब, और सबसे बढ़िया मुझे प्रवोक कर दिया है आप लोगों ने, खासतौर मुकेश मानस ने जिस तरह से उत्तेजित किया मुझे बोलने के लिए, मैं थोड़ा सा मन में रख के बैठा हुआ था चुपचाप। ये जो राम भक्त है ना, इन राम भक्तों से पूछो, जिस व्यक्ति ने रामायण लिखी, वो रामायण मूल तो अवधि में लिखी। पूरी रामायण में आप सीरियल देखते जाइएगा, पूरी रामायण में रामचंद्र जी कभी अवधि बोलते हैं कि नहीं बोलते? कमाल है। सीरियल तैयार होगा लेकिन भाषा उखा के। हमने एक ऐसी संस्कृति पैदा की है जो अपने ही क्षेत्र की भाषा को वह जगह न दे सके।
खड़ी बोली हिंदी के सीरियल में अवधी को जगह मिल ही सकती है, ब्रिजभाषा को जगह मिल ही सकती है, लेकिन रामायण के पात्र स्टैंडर्ड खड़ी बोली हिंदी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। जबकि रामचरितमानस में वह अवधी में लिखा गया काव्य है और अवधी के ही पात्र हैं उसमें। वह अवधी की संस्कृति में रचा बसा है पूरा का पूरा। लेकिन मौजूदा जो रामायण है इससे तो अवधी की आपको गंध नहीं मिलेगी, अवधी की संस्कृति की गंध नहीं मिलेगी आपको महसूस ही नहीं होगा कि रामचरितमानस अवधी की पृष्ठभूमि में लिखा गया एपिक है। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है ये कि सीरियल बनाया जाए ये कह के कि रामचरितमानस पर आधारित है ये, और ये रामायण है, और उसमें उस भाषा का कोई जिक्र ना हो, उसका उपयोग ना हो, उसके पात्र ना बोले, उस भाषा कहीं कोई स्थान ना हो सिवाय चौपाइयों के, क्योंकि चौपाइया वो रामानंद सागर खड़ी बोली हिंदी में लिख नहीं सकते थे। अगर वो लिख सकते थे रामचरितमानस की चौपाइयां तो वो भी खड़ी बोली हिंदी में तैयार कर देते। मैंने पिछली बार कहा था, ये थोड़ा सा रोक के कहा था वो हल्के में, लेकिन अब मैं जोर देके कह रहा हूं कि जो अवधी का काव्य है उसमें अवधी के चरित्र आने चाहिए, चरित्र अवधी बोलें, तब उसकी प्रामाणिकता होती है। रामचंद्र जी हिंदी नहीं बोलते थे भाई, खड़ी बोली हिंदी नहीं बोलते थे रामचंद्र जी। रामायण का कोई पात्र खड़ी बोली हिंदी नहीं बोलता था, जान ले हम लोग। तो रामायण को और रामायण के चरित्रों को प्रामाणिक कैसे बनाएंगे, इस नॉस्टैल्जिया को प्रामाणिक कैसे बनाएंगे, इस अतीत मोह को प्रामाणिक कैसे बनाएंगे, जब वहां उसकी भाषा ही नहीं होगी। तो कौन सी चीज जरूरी है इस पूरे संकट से निकलने के लिए? अगर नॉस्टैल्जिया में जाना चाहते हो, उसका आनंद लेना चाहते हो, तो वहां पैकेज डील है, सेलेक्टिवली नहीं है। रेमंड विलियम्स कहते हैं कि जब हम अतीत में जाते हैं और परंपरा में जाते हैं तो परंपरा में हम सेलेक्टिव हो जाते हैं। रामानंद सागर भी यह सेलेक्टिव हो गए, राम की कहानी तो ले ली, राम की भाषा छोड़ दी, तुलसी की भाषा छोड़ दी। हम माने लेते हैं कि रामचंद्र जी अयोध्या में पैदा हुए थे तो मान लीजिए कि वे अवधी ही बोलते थे, वे फारसी नहीं बोलते थे। अगर वे अवधी बोलते थे तो सीरियल में रामचंद्र जी को अवधी बोलना चाहिए, तभी वे रामचंद्र जी प्रामाणिक बनेंगे। लेकिन मुसीबत यह है कि अगर रामचंद्र जी अवधी बोलेंगे तो नेशनल मार्केटिंग नहीं होगी इसकी, विज्ञापन कंपनियां कहेंगी उतार सीरियल को, क्योंकि उन्हें अपने विज्ञापन के फ्लो की भाषा में सीरियल की भाषा चाहिए। सीरियल की भाषा कौन तय कर रहा है? जो विज्ञापन दे रहा है, जो विज्ञापन की भाषा लिख रहा है, वह सीरियल की भाषा तय कर रहा है। रामानंद सागर तय नहीं कर रहे। रामानंद सागर जो रामायण लिख रहे हैं उस रामायण का किसी भी किस्म की क्षेत्रीय रामायणों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहां किसी भी भाषा की, रामायणों की भाषा का कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। एक चीज अगर नॉस्टैल्जिया में जाएंगे या अतीत मोह में जाएंगे, तो ये बताइए कि अतीत मोह में जाते हुए उदार बनोगे या अनुदार बनोगे? मुसीबत यह हो गई है कि अभी अतीत मोह हमें अतीत में डुबोने में लगा हुआ है, जिससे हम वर्तमान को न देख सकें। रामायण और महाभारत की जो सफलता का रहस्य है वो यही है कि इसने अपने दर्शक को वर्तमान से विमुख किया और अतीत मोह में, नॉस्टैल्जिया में डुबोया। और यही वजह कि जो वर्तमान के जो कंसर्न हैं, वर्तमान के जो सामाजिक सरोकार हैं, उनसे इसका कोई लेना देना नहीं है। कल परसों की 2 दिन की बात है, चीन आपसे बड़ा देश है और चीन में आपके रामायण से बड़े महाकाव्य लिखे गए हैं। हमारे माध्यमों से ज्यादा 10 गुना बड़ा माध्यम है वहां। चीन ने 4 तारीख को अपने देश में
कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों को लेकर राष्ट्रीय शोक मनाया और हमने ढोल बजाए, ताशे बजाए, निगाड़े बजाए, शंख बजाए, जुलूस निकाले और हमने लाइट जलाई, पटाखे छोड़े, सुर्री छोड़ी। हमारे लिए जश्न था। कैसे चीन बनोगे तुम? कैसे चीन जैसे ताकतवर बनोगे तुम? क्योंकि तुम्हारे पास में वर्तमान की समझ नहीं और सोच नहीं है, क्योंकि तुम अतीत मोह में डूबे हुए हो। क्योंकि पहले यह कहा गया था कि अगर शत्रुओं को भगाना है तो दीपक जलाओ। अतीत के मुहावरे, अतीत के उपकरण वर्तमान को दुरुस्त करने में मदद नहीं करते, वे वर्तमान को गड्ढे में उतारने में मदद जरूर करते हैं। मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। आप ये बताइए मुझे कि आप जब पैदल चलते हैं और आपको आगे जाना है, पीएम नरेंद्र मोदी को आगे जाना है और इस हिंदुस्तान में उनके अनुयायियों को भी आगे जाना है, तो क्या सड़क पर चलते हुए जब हम आगे जाते हैं तो क्या पीछे देखते हुए आगे जा सकते हैं? पीछे देखते हुए आगे जब भी जाएंगे तो गड्ढे में गिरेंगे, ठोकर लगेगी, एक्सीडेंट होगा। अतीत का नॉस्टैल्जिया, उसमें अंधविश्वास भी आते हैं। अतीत का नॉस्टैल्जिया जिसमें रामचंद्र जी की कथा भी आती है, ये रामायण और महाभारत की कथा भी आती है। इसलिए मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी तरह से थोड़ा सा, कम से कम वोट किसी को भी देना, क्रिटिकल तो हो जाओ, अपने अंदर एक आलोचनात्मक विवेक पैदा करो, सवाल खड़े कर सको। अतीत की रचनाएं, मध्यकाल की रचनाएं, एंशिएंट पीरियड की रचनाएं आइडेंटिटी के आधार पर न पेश की जा सकती हैं, न देखी जा सकती हैं। पढ़ी तो जा सकती हैं, उनमें आनंद भी लिया जा सकता है, लेकिन वे हमारे लिए आदर्श नहीं हो सकती। आदर्श वही होंगी, वही चीजें आदर्श होंगी, वही रचनाएं आदर्श होंगी जो वर्तमान के संदर्भ में लिखी गई हैं। अन्य पहलू, और ये मेरे ख्याल में ये जो रामायण का जो परिदृश्य है, रामायण का जो और महाभारत का जो परिदृश्य है, और टेलीविजन का जो परिदृश्य है, टेलीविजन सीरियल्स का जो परिदृश्य है, इस परिदृश्य के सेंटर में कौन सी चीज है? इसमें कहीं गांव और किसान आते हैं कि नहीं आते? ग्राम्य संस्कृति आती है कि नहीं आती है? आप सोचकर देखिए, अगर ग्राम्य संस्कृति पर केंद्रित सीरियल दिखाए जाएंगे तो क्या ये मध्यवर्ग के लोग देखेंगे? पता कीजिए, गोदान दिखाया गया था तो उसे कितनी रेटिंग मिली थी। ग्राम्य संस्कृति का सीरियल होगा तो विज्ञापनदाता नहीं मिलेंगे, क्योंकि मध्यवर्ग के लोगों को गांव के लोग अच्छे नहीं लगते। सीरियल एज ए मीडियम, सीरियल एज ए जेनर, टेलीविजन एज ए मीडियम, वह सिर्फ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को एड्रेस करता है। वहां गांव के लोग बेदखल कर दिए गए और गांव बेदखल कर दिया गया है। ये जो गांव के लोगों के प्रति, गांव की संस्कृति के प्रति जो एक तरह से अजनबीपन और घृणा का भाव हम सभी मध्यवर्ग के लोगों में है, उसको वैधता प्रदान किया टेलीविजन की इस
मध्यवर्गीय संस्कृति ने। हितेन पटेल कह रहे हैं कि महाभारत और रामायण को समझकर देख सकें ऐसा समाज बने। तो और मैं तो हंस ही सकता हूं। बहुपत्नी प्रथा की ओर लौट जाएं। भारत का संविधान बना तो बहुपत्नी प्रथा को खत्म किया गया। तुलसीदास की सबसे बड़ी उपलब्धि थी इस संविधान में। तुलसीदास पहला बड़ा लेखक था जिसने बहुपत्नी प्रथा की बजाय एकनिष्ठ पति पत्नी के संबंध जिसमें राम और सीता थे उस पर जोर दिया, उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त की। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सीरियल के हिसाब से ये सही नहीं है। सीरियल के हिसाब से साहित्यिक चीजें नहीं देखी जा सकती क्योंकि सीरियल अपने आप में सबसे रद्दी जेनर है। इसे सबसे ज्यादा लोग देखते हैं लेकिन सबसे रद्दी जेनर है। यह मानसिक खाद्य के लिए सबसे रद्दी जेनर है। मैंने यह बात पहले भी कही थी, एकदम रद्दी जेनर है। यह स्वास्थ्यकर भोजन नहीं है संस्कृति का। आप जितना सीरियल देखेंगे उतना ही संस्कृति विहीन बनेंगे, लेकिन आप जितना ज्यादा साहित्य बनेंगे आप उतने ही संस्कृति निष्ठ बनेंगे। संस्कृति की समझ, संस्कृति के प्रति आपकी दृष्टि उतनी ही गहरी बनेगी। साहित्य पढ़ना और सीरियल देखना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इन दोनों का पाठक या दर्शक एकदम भिन्न होता है, उसके कंसर्न अलग होते हैं। सीरियल का पाठक दोबारा सीरियल नहीं देखता। सीरियल का दर्शक, सीरियल में रिपीट ऑडियंस नहीं है। अगर ये चल रहा होता ना, ये बंद नहीं होता, लॉकडाउन नहीं होता, रामायण सीरियल के लिए नरेंद्र मोदी स्वयं सर्कुलर निकालते अपने भक्तों के लिए। आप तय मान लीजिए भक्त भी उसे नहीं देखते। सीरियल की एक जेनर के तौर पर यह सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि वहां रिपीट ऑडियंस नहीं है, दर्शक नहीं है। वहां एक बार जिसने देख लिया सीरियल दोबारा उसे नहीं देखता। अब चूंकि अभी घर में बंद हैं लोग, वो कहते हैं ना कि बैठा बैठा कुछ किया ही कर, नहीं तो पजामा ही फाड़ के सिया कर। तो ये सीरियल का दोबारा जो रिपीटिशन है, चूंकि सीरियल नहीं बन रहे, चूंकि सीरियल का नया जो फीडबैक अवेलेबल नहीं है, नए एपिसोड अवेलेबल नहीं है, इसलिए पुराने दिखाए जा रहे हैं और मजबूरी में लोग देख रहे हैं जो घर में बैठे हुए हैं। लेकिन सारी दुनिया का अनुभव है कि सीरियल जब रिपीट किए जाते हैं तो उन्हें कोई नहीं देखता। लेकिन साहित्य के साथ ऐसा नहीं होता। साहित्य की रचनाएं बार बार पढ़ी जाती हैं। साहित्य के जो पाठक होते हैं वो उसकी रिपीट रीडर होते हैं, वो बार बार साहित्य के पास लौटते हैं। एक अन्य चीज, मेरा कहना यह है कि रामायण महाभारत या बुनियाद या हम लोग जो भी सीरियल्स हैं, बढ़िया सीरियल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये क्षेत्रीय सीरियल हैं, हिंदी के क्षेत्रीय सीरियल हैं, ये राष्ट्रीय सीरियल। आप इसे राष्ट्रीय आइडेंटिटी का आधार बनाएंगे तो दिक्कत होगी। हिंदी के चैनलों को अगर राष्ट्रीय चैनल कहेंगे तो दिक्कत होगी। ये जो हो गया है ना कि आज तक टीवी, एनडीटीवी, ये तो नेशनल चैनल हो गए। क्यों हो गए ये नेशनल चैनल? क्योंकि ये दिल्ली के आसपास हैं। टीवी का मैंने कहा ना एक सांस्कृतिक भूगोल होता है। चूंकि ये कैपिटल के आसपास हैं इसलिए ये राष्ट्रीय कहला रहे हैं, और जो कैपिटल से दूर हैं वे सब क्षेत्रीय हो गए। अच्छा कल्पना कीजिए कि कैपिटल जो है सिर्फ और ये चैनल यहीं रहे, तो क्या ये राष्ट्रीय चैनल कहलाएंगे?
नहीं, ये राष्ट्रीय चैनल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये कैपिटल में हैं। अगर मुझसे आप पूछें तो बॉम्बे से अनेक चैनल ऐसे लॉन्च किए गए हैं और ऐसे अच्छे चैनल आते हैं जो कि दिल्ली के चैनल से ज्यादा अच्छी सामग्री होती है उनमें। साउथ में कई चैनल ऐसे हैं जो कि किसी भी अंग्रेजी और हिंदी के चैनल से फार फार बेटर। हिंदी के चैनल राष्ट्रीय चैनल नहीं हैं, वे भी क्षेत्रीय चैनल हैं। वे सिर्फ कैपिटल के करीब होने की वजह से अपने को राष्ट्रीय होने का दावा करते हैं, लेकिन इससे वो राष्ट्रीय नहीं होते। हिंदी में चैनल लॉन्च करने का मतलब ये नहीं कि आपने दिल्ली में उसका ऑफिस खोल दिया, दिल्ली में उसका प्रोडक्शन सेंटर बना दिया तो आप राष्ट्रीय कहलाने के हकदार हुए। हिंदी के चैनल देखे ही नहीं जाते बाहर, हिंदी भाषी क्षेत्र के बाहर देखे ही नहीं जाते ज्यादातर चैनल, तो राष्ट्रीय कैसे हो सकते हैं? हां, ग्लोबल हो सकते हैं वो, क्योंकि हिंदी भाषी जो लोग विदेशों में रहते हैं वो हिंदी चैनलों को देखते हैं। अब चैनल या तो लोकल होगा या फिर ग्लोबल होगा, वो नेशनल चैनल नहीं होगा। क्योंकि नेशनल हम बांग्ला का नहीं देखते, लेकिन बांग्ला के व्यूअर हैं बाहर। मसलन तमिल के चैनल भारत में, तमिलनाडु के बाहर भारत में नहीं देखे जाते, लेकिन तमिलनाडु के बाहर बहुत तमिल भाषी रहते हैं, बड़ी संख्या है तमिल भाषियों की, और वे चैनल बाहर देखे जाते हैं बड़ी संख्या में। उसी तरह हिंदी के चैनल हिंदी भाषी क्षेत्र के बाहर हिंदुस्तान में कम देखे जाते हैं। अनेक राज्य ऐसे हैं जहां बिल्कुल नहीं देखे जाते, लेकिन जो हिंदी भाषी लोग दुनिया में रहते हैं, ऐसे करीब 10-15 करोड़ लोग हैं जो बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, वे लोग हिंदी के चैनल देखते हैं। तो चैनल कल्चर पर जब बात करें तो चैनल कल्चर या तो क्षेत्रीय होगी या फिर ग्लोबल होगी। जो टीवी सीरियल का जो पैटर्न है, क्या पैटर्न है कि सीरियल की जो फॉर्मेट है, वो सीरियल का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट ग्लोबल है, लेकिन सीरियल का जो कंटेंट है वो लोकल है। और यही चीज टेलीविजन के चैनल के चरित्र को निर्धारित करती है कि चैनल का चरित्र या तो लोकल है या क्षेत्रीय है या फिर ग्लोबल है, नेशनल नहीं है। यही वजह है कि इन चैनलों में नेशन दाखिल नहीं होता। कौन सी चीज दाखिल होती है? राष्ट्र नहीं मिलेगा। अब चैनल देख के राष्ट्र को पहचान नहीं सकते भारत कैसा है। हां, ये पहचान सकते हैं भारत के बाजार में क्या क्या बिकता है, भारत के लोग क्या क्या पहनते हैं, ये पहचान सकते हैं, लेकिन भारत कैसा है ये पहचान आप नहीं सकते चैनल देखकर। क्योंकि चैनल का जो, जैसा मैंने कहा कि टीवी की पहचान बनी सीरियल से, और सीरियल का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ग्लोबल है, लेकिन उसका कंटेंट लोकल है। सो ग्लोबल और लोकल का ये जो सम्मिश्रण है, ये टीवी के चरित्र को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए टीवी चैनलों को नेशनल चैनल हिंदी के, चाहे वो एनडीटीवी हो, चाहे वो जी हो या कोई भी हो, ये नेशनल नहीं, ये क्षेत्रीय चैनल हैं, ये भाषाई चैनल हैं, ये राष्ट्रीय चैनल नहीं है। आखिरी चीज, और इसके बाद हम लोग इसे रोक देंगे। सीरियल की जो कल्चर है पिछले जो 3 दशक में जो विकसित हुई है, आपने कभी गौर किया कि सीरियल की कल्चर में हार्टलैंड, हिंदी हार्टलैंड जिसे हम लोग कहें, हिंदी भाषी क्षेत्र प्रदेश कहें जिसे,
अमूमन उसकी कोई समस्या हाईलाइट नहीं होती सीरियल्स में। क्यों? क्योंकि अगर किसी रियल समस्या पर सीरियल बनाया जाएगा तो विज्ञापन दाता नहीं मिलेंगे। हार्टलैंड की समस्याएं क्या हैं? हिंदी भाषी क्षेत्र की बुनियादी समस्याएं क्या हैं? कुछ देर के लिए मोदी, योगी, इन सबको भूल जाइए, शिवराज सिंह चौहान, इनको भूल जाइए, राजनीति मत कीजिए। जिस देश में रोज लड़कियां जिंदा जलाई जाती हों दहेज की वजह से, जिस देश में आज भी 50% से ज्यादा लड़कियों के बाल विवाह होते हों, और हिंदी भाषी क्षेत्र में सबसे ज्यादा, उस देश में कभी टॉक शो होता ही नहीं है। मतलब एक टुइया सा कोई रद्दी सा व्यक्ति कोई बयान देता है, उस पर 4-4, 5-5 दिन टेलीविजन पर टॉक शो होते रहेंगे। जिंदा लड़की जलाई जाए लेकिन उस पर टॉक शो नहीं होगा। सरेआम रेप हो जाए लेकिन उस पर बात नहीं होगी जब तक कि सनसनी न बने। और सीरियल बनना तो अपने आप में एक दुर्लभ चीज है। कभी कोई किसी ने रिस्क ले ली तो ले ली। तो सीरियल देख के आप ये पता नहीं कर सकते, ये अंदाजा नहीं लगेगा कि हिंदुस्तान की औरतें कितनी बदहाली में जी रही हैं, क्योंकि आपके दिमाग में तो सीता बैठी हुई है, आपके दिमाग में द्रौपदी बैठी हुई है। और जब आप बाजार जाती हैं तो आप बाजार जाते समय आप यही मांग करती हैं कि वो सीता वाली साड़ी दिखाना थी। जस्ट एक ऑडिटिंग कीजिए, एक हिसाब लगाइए कि हमारे जीवन की जो ज्वलंत समस्याएं, उनसे ये सीरियल कल्चर क्यों भागती है, क्यों उसे एड्रेस नहीं करती। अरे इससे सरकार की भी मदद होगी, समाज की भी मदद होगी, लेकिन विज्ञापन नहीं मिलेंगे। रियल इश्यू पर सीरियल बनाने पर विज्ञापन नहीं मिलेंगे। हां, वो कोई आमिर खान टाइप जो है वो शो कर सकते हैं, आप सीरियल नहीं बना सकते। तो मेरी ये विनम्र प्रार्थना है कि सीरियल कल्चर का एक बुनियादी एलिमेंट है कि वह जो वर्तमान का यथार्थ है, वर्तमान का समाज है, उसके प्रश्नों को वो एड्रेस ही नहीं करता। वो एकदम फिक्शनल है, एकदम काल्पनिक है, एक अजीब सा उसका मायालोक है जिसमें वो रहता है। और इसमें वह पाठक को भी, एकदम दर्शक को भी एस्केप करने के लिए, पलायन करके उसी में छिपे रहने के लिए बाध्य करता है। तो एक वैसा व्यक्ति जो लगातार सिर्फ सीरियल देखता है, एक सुनिश्चित पैटर्न पर खबरें देखेगा, एक खास तरह की खबरें देखेगा, एक खास तरह का मैसेज रिसीव करेगा, तो उसका दिमाग कैसा होगा? जब आप यथार्थ से पलायन करके आप मनोरंजन करते हैं और मनोरंजक सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, उसका उपभोग करते हैं, तो आप कभी जीवन में प्रतिवाद और रेजिस्ट नहीं कर सकते। आप सिर्फ अनुकरण कर सकते हैं। आप एक अच्छे गुलाम बन सकते हैं। आप राजा की पूरक शक्ति बन सकते हैं। अगर राजा जुल्मी है तो आप जुल्म करेंगे, और राजा अगर अच्छा है तो आप अच्छे बनेंगे। आप सिर्फ राजा के पूरक बन सकते हैं, क्योंकि टेलीविजन में यह एक एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट क्या है कि यानी एक तो वो समाज के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, समाज की उपेक्षा करता है,
समाज को दाखिल ही नहीं होने देता। समाज में सिर्फ वह चीज दाखिल होती है जो वस्तुएं हैं, जो बिक्री के योग्य हैं, जिनकी बिक्री होनी है, वही चीजें आती हैं। समाज का कथानक, समाज की समस्याएं, समाज की टेंशन उसका हिस्सा नहीं है। एक और चीज है जो कि समाज का हिस्सा नहीं है। कभी पलट के देखा हम लोगों ने, ये जो नेशनल चैनल हैं जिनमें सीरियल आते हैं, कभी आपने इसमें नॉर्थ ईस्ट देखा? 5 अगस्त से लेकर अभी तक, पिछले साल 5 अगस्त से लेकर अभी तक कश्मीर लॉकडाउन चल रहा है। सीरियल देखा? कोई पीड़ा देखी? समस्या समझ में आई आपके? 80 लाख आबादी है जो कि एकदम घर में बंद है और सारा धंधा चौपट हो चुका है उसका। हम बेखबर हैं, मस्त हैं, एकदम खुश। नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है हमें मालूम नहीं है। हमें यह तो मालूम है कि पीएम ने क्या कहा है, लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि मिजोरम में क्या हुआ है। टेलीविजन ने एक ऐसा दर्शक वर्ग पैदा किया है जो हिंदुस्तान से बेखबर है। उसकी नजर सिर्फ पीएम पर और पीएम पर रहती है। उसका मानना है कि उसके राष्ट्र कर्म की, उसके राष्ट्र हित में सोचने की यह इतश्री है कि उसने पीएम के बारे में, उन्होंने जो कहा उसे समर्थन दे दिया और अब उनका काम खत्म हो गया। आप पीएम का समर्थन कीजिए, आप पीएम के साथ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप पीएम को दोबारा वोट दीजिए, 3 बार वोट दीजिए, अगले 100 साल तक वोट दीजिए, लेकिन कम से कम एक बार यह तो पूछिए कि कश्मीर कहां है, टेलीविजन पर तो दिखाओ। नॉर्थ ईस्ट कहां है वो टेलीविजन पर तो दिखाओ। नॉर्थ ईस्ट और उसकी समस्याएं आपके टेलीविजन पर नहीं आएंगी, आपके शहर की समस्याएं टेलीविजन पर नहीं आएंगी, कश्मीर की समस्या टेलीविजन पर नहीं आएगी, लेकिन टेलीविजन पर एक समस्या जरूर आएगी कि जब प्रधानमंत्री पीड़ित हो, प्रधानमंत्री परेशान हो, तो प्रधानमंत्री जो कहे वह मानो, वह समस्या जरूर आएगी। करोड़ों करोड़ लोग परेशान रहें, पीड़ित रहें, पीड़ा में रहें, आज अखबार में बयान पढ़ रहा था मैं टीवी की नहीं जानता, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, मैं अनुमान से कह रहा हूं मैं खाली। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो 65 लाख लोगों को खाना खिला रही है राज्य सरकारें, और वो मिलकर उनमें बड़ी संख्या में वे लोग हैं जो माइग्रेटेड वर्कर हैं, वो गरीब लोग हैं। टीवी पे आप लोगों ने उनके कैंप देखे? कैमरे में, टीवी की न्यूज में कैमरे में कैंप देखे कि कहां वे कैंप लगे हुए हैं जहां ये 65 लाख लोग खाना खा रहे हैं? क्यों नहीं पहुंचता टीवी का कैमरा? अगर ये कैमरे में खाते हुए दिखाए जाएंगे तो आप तय मान लीजिए हिंदुस्तान का पूरा परिदृश्य बदल जाएगा। क्योंकि जब आप 65 लाख लोगों को, गरीबों को भिखारियों की तरह खाते हुए देखेंगे और उनके चेहरे देखेंगे, तो आपकी जो आदत पड़ गई ना सुदर्शन चेहरा देखने की, वो आदत एकदम नष्ट हो जाएगी। आपका एस्थेटिक सेंस एकदम नष्ट हो जाएगा। तो गरीब को जब आप देखते हैं, उसका चेहरा देखेंगे तो उसके तमतमाए चेहरे सामने आएंगे। ये लैंप जलाते हुए खुशनुमा चेहरे जो दिखाई दिए थे, ये खुशनुमा चेहरे नहीं आएंगे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जो टेलीविजन चैनल जो मोदी की प्रशंसा में रात दिन लगे रहते हैं, वे उन लोगों तक जाएं जहां सरकार खाना खिला रही है, और उन चैनल को दिखाएं, उन कैंप में जाएं, वहां दिखाएं। आप उन लोगों के पास जाइए जो के बारे में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वे माइग्रेटेड लोग हैं जो घर पहुंचे हैं। आप उनके कैंप में तो जाइए, वे कहां रहते हैं और कैसी अवस्था में हैं।
क्योंकि आप चैनल में वो चेहरे नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उससे जो मध्य वर्ग के आदमी है ना, इसका स्वाद बिगड़ता है, इसकी आंखें बिगड़ती हैं, इसका मूड ऑफ होता है, क्योंकि इसे गरीब को देखने की आदत नहीं है, गरीब से नफरत करने की आदत है। तो आपने एक ऐसा मध्य वर्ग पैदा किया है जो कि बाई नेचर गरीबों से घृणा करता है, इसलिए आप गरीब को कभी भी टेलीविजन स्क्रीन पर आने नहीं देते। अभी तो मौका है। मैं कहता हूं कि आप सिर्फ प्रशंसा कीजिए अमित शाह की कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया, कि होम मिनिस्ट्री ये बता रही है कि 65 लाख लोग कैंप में खाना खा रहे हैं। आप सिर्फ कैंप खोजिए और जाइए। नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका मालिक जाने नहीं देगा, और अगर आप भूल से चले गए तो आप तय मान लीजिए आपकी नौकरी चली जाएगी, और जिस चैनल ने दिखाने की कोशिश की उसके तो विज्ञापन बंद हो जाएंगे। कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे? हिंदुस्तान का चित्रण कैसे करेंगे? क्या हिंदुस्तान का यथार्थ, हिंदुस्तान की आइडेंटिटी टेलीविजन में दिखाई देती है? नहीं देती। मैं कह रहा हूं बिल्कुल भाड़ की तरह खड़े हो जाओ, जाके हर कैंप में खड़े हो जाओ, खोजो को बीजेपी के लोग कहां काम कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसको खोजो जाके। मैंने पहले दिन कहा था ये कहीं काम नहीं करते, ये सिर्फ फोटो खिंचाते हैं और गायब हो जाते हैं। हम लोगों ने अपने लिए टेलीविजन के बहाने एक सुखद संसार की रचना की है, और यह सुखद संसार वह है जो कि हमें यथार्थ के प्रश्नों को, यथार्थ की जिंदगी को, यथार्थ में जी रहे गरीब लोगों को देखने नहीं देता। हमारे अंदर उनके प्रति नफरत बढ़ता है। नॉस्टैल्जिया में रहेंगे और रामायण और महाभारत देखेंगे तो आप तय मान लीजिए आप वर्तमान से नफरत करेंगे। मुझसे अच्छी रामायण नहीं पढ़ी आपने। मैंने 13 साल पढ़ी है भाई, यही पढ़ के बड़ा हुआ हूं मैं। मेरे पास ऑफिशियल डिग्री है, हर विषय के अच्छे विद्वान से पढ़ा हूं मैं। मेरे पास फेक डिग्री नहीं है कोई भी। इसके बाद मैं भरोसे के साथ कह रहा हूं, अतीत की रचनाएं नॉस्टैल्जिया में, अतीत मोह में तो बांटती है, लेकिन वर्तमान को देखने नहीं देती। वर्तमान बहुत कठोर और बड़ा निर्मम है, बड़ा जटिल है। और मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, टेलीविजन का डिस्कोर्स बनाते समय, बात करते समय शॉर्टकट मत मारिए, ये गोदी मीडिया है, ये मोदी मीडिया है, ये भावड़ है ना, ये मत कहिए। उनकी नौकरी है यार, वहां वे लोग एम्प्लॉई हैं, नथिंग एल्स। वे लोग नीति निर्धारक नहीं है, वो एंकर हैं खाली। वो चाहे रवीश कुमार हो, चाहे वो अर्णव गोस्वामी हो, चाहे वो प्रणव राय हो, चाहे वो और कोई लोग हों, वो एम्प्लॉई हैं खाली। अपने संस्थान की नीति के तहत कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। एनडीटीवी में चूंकि रवीश कुमार काम करते हैं, तो एनडीटीवी में ये स्पेस है क्योंकि उसके पास में एक क्रिटिकल सेंस है, उसके पास में एक न्यूज सेंस है, इंस्टीट्यूशनल सेंस है। सो टीवी पर बात करते समय हमें उसे इंस्टीट्यूशन की